अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग बात करेंगे एमफिल के एडमिशन टेस्ट पे, किस तरह टेस्ट होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और प्रिपरेशन वगैरह कहाँ से की जाए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे पास आ जाता है CGPA जो है ना 2.4 या 2.5 के अराउंड मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में हैं उनमें रिक्वायर्ड होती है। जब बाहर अप्लाई करते हैं तो बाहर के लिए जितनी ज़्यादा आपकी CGPA होगी उतना बेहतर चांस होता है कि आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएँ। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया हमारे पास 2.4 होता है। साथ में आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब टेस्ट जो है क्या होता है कि टेस्ट आपका सेम सब्जेक्ट से होगा, मतलब जिसमें आप जो है ना एमफिल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी में करना चाह रहा हूँ तो फार्माकोलॉजी से मेरा टेस्ट होगा। अगर कोई फार्माकोग्नोसी से करना चाह रहा है तो फार्माकोग्नोसी का टेस्ट होगा। फार्मेसी प्रैक्टिस है, उसके अलावा फार्मास्यूटिक्स है या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप एमफिल करना चाहेंगे उसी से आपका जो है ना टेस्ट होगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है, वो टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। 50% पे जो है मिनिमम क्वालिफाई हो जाता है आपका टेस्ट। टेस्ट में अब क्या होता है कि 100 MCQs होते हैं टोटल। ठीक है, 100 MCQs, और जो है कहीं पे आपको 1.5 आवर मिलेगा, कहीं पे 2 आवर्स 120 मिनट्स तक 100 MCQs के लिए आपको मिलते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है। फिर इसके अलावा जो 100 MCQs है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सब्जेक्ट, दूसरा जनरल। अब सब्जेक्ट में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉर एग्जांपल मैं फार्माकोग्नोसी में टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे जो क्वेश्चन होंगे ना वो सब्जेक्ट में सारे फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया अलग है। 60 मिनिमम होते हैं या 70 भी हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं पे 80 भी हैं। जैसे सिंध यूनिवर्सिटी में 60-40 का पैटर्न है, KU में इसी तरह 80-20 का पैटर्न है। तो 80 सब्जेक्ट से आते हैं आपके और 20 जर्नल होंगे। इसी तरह सिंध यूनिवर्सिटी में 60 सब्जेक्ट से और 40 जर्नल होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब आपका ये हो जाता है सब्जेक्ट से। अब फार्मेसी में फॉर एग्जांपल फार्माकोग्नोसी में कर रहा हूँ तो फार्माकोग्नोसी का जो है मेरे पास इस 60 क्वेश्चन आएंगे और वो बेसिक होते हैं, बहुत बेसिक। इसके लिए आप प्रिपरेशन का पूछते हैं तो बेसिक जितनी भी है ना आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर। ठीक है, फार्मेसी का कोर्स आउटलाइन उठाएं, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा 2 साल का। ठीक है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो आपने पढ़ी है या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट अगर है तो वो 4 सेमेस्टर के अंदर जो भी कोग्नोसी पढ़ी है उनके बेसिक। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस अगर कोट करूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया कि ये जो है हम प्लांट मटेरियल से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, या सिंपली आपसे कहा जाए कि मेन जो है हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो बहुत इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, मतलब सिंपल डेफिनेशंस हो गई या जो है सिंपल कहा जाए ना कि प्रोसेसेस, वो पूछे जा रहे थे। कोई इतना डिटेल में नहीं होते क्वेश्चन, बहुत सिंपल होता है। तो आप अगर बेसिक्स उस सब्जेक्ट के कवर कर लेंगे, फार्मेसी के जो भी आपने देना है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, तो उस सब्जेक्ट के आप बेसिक्स को जो है ना अच्छे से देख के आ जाएंगे तो ईज़िली आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जर्नल में अब जैसे सिंध यूनिवर्सिटी में जर्नल 2 पार्ट में डिवाइड था, मैथ्स और इंग्लिश। अब ये भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है, कुछ जो है सिर्फ इंग्लिश रखती है, मैथ्स इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जर्नल में अब जितने भी ये हो गए 60, अब उसके अलावा हमारे पास 40 थे बकाया जनरल, तो वो 15 मैथ्स के आ गए थे और 25 जो है हमारे पास इंग्लिश के। इसी तरह कहीं और अगर आप देखेंगे तो हो सकता है 70-30 वाला था, 70 सब्जेक्ट से 30 इंग्लिश से आ गए, या 80-20 वाला था, 80 सब्जेक्ट से और 20 इंग्लिश से। इस तरह जो है बेसिक होते हैं। अब मैथ भी जो है ना बहुत बेसिक होती है, जो 8th क्लास तक हम पढ़ रहे होते हैं। डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल या सीरीज़ होती है कि ये नंबर है, आगे 1 है, दूसरा 5 है, तीसरा 9 है, तो इसके बाद चौथा नंबर कौन सा आएगा, 5वां नंबर कौन सा आएगा। इस तरह की बेसिक बहुत सिंपल मैथ होती है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। दूसरा इंग्लिश में थोड़े सिनोनियम एंटोनियम्स हो गए 5, अगर सिनोनियम है 5, एंटोनियम है 25 में से। इसी तरह से कुछ जो है सेंटेंस होंगे उनमें जो है प्रेपोजिशंस वगैरह पुट करना। तो आम जो जनरल टेस्टों के अंदर इंग्लिश आती है वही है, बस सिनोनियम एंटोनियम्स इन चीज़ों पे अगर आप देख के आएंगे तो ये हो जाता है। ठीक है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आपके पास ये होगा कि CGPA हुई, आपने टेस्ट क्वालिफाई किया, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जिनमें जो है ना गेट कंपलसरी है, मतलब वो कहते हैं कि गेट भी जो है ना लेकर आओ, गेट क्लियर करके आओ, तो उसके बाद जो है आपको टेस्ट के लिए बिठाएंगे। फॉर एग्जांपल डाव है तो डाव वाले कहते हैं कि गेट की टेस्ट जो है क्वालिफाई की हुई हो
ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में गेट जहाँ पे कंपलसरी नहीं होती और आपने गेट दी हुई है वैसे, तो वो जो है गेट का स्कोर भी आप जो है ना सबमिट करा सकते हैं अपने टेस्ट से पहले, तो वो आपका कंसीडर किया जाएगा टेस्ट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना गेट का अपना स्कोर सबमिट कराया था और वो स्कोर आपका अच्छा है, 70s में है, 60-70 में है, और टेस्ट आपने क्वालिफाई नहीं किया, फॉर एग्जांपल सिंध यूनिवर्सिटी का आपने टेस्ट दिया, वहाँ पे आप 50 मार्क्स नहीं उठा पाए उस सब्जेक्ट में, या जो है ना आपके मार्क्स कम है, 50-52 के अराउंड है, जबकि गेट का स्कोर आपका अच्छा है 70 में, तो आपका वो गेट वाला स्कोर कंसीडर कर लिया जाएगा कि आपको जो है ना उसकी बेसिस पे ओवरऑल रखा जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो गेट का स्कोर जो है वो भी आप सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे कंपलसरी है वहाँ तो कराना ही कराना है, अगर कंपलसरी नहीं भी है ना वहाँ पे भी आप एज अल्टरनेट जमा करा सकते हैं कि इन केस आप उधर से डिस्क्वालीफाई होते हैं टेस्ट से, या टेस्ट आपका अच्छा नहीं होता, कोई भी रीज़न XYZ, कम मार्क्स हैं, कुछ भी है, तो उस कंडीशन में आपका वो गेट वाला जो स्कोर है ना वो उसको कवर अप कर लेगा, वो उसको कोप अप कर लेगा। ठीक है, गेट अब क्या है, गेट हमारे पास है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। गेट हमारे पास होती है सब्जेक्टिव। ठीक है, गेट सब्जेक्ट की, अब ये गेट क्या होती है, गेट हमारे पास जो है ना जो भी ग्रेजुएशन करके आते हैं उनकी एक असेसमेंट की टेस्ट होती है जो NTS लेती है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, इनकी वेबसाइट पे इसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। हर 3 महीने बाद जो है ना हमारे पास गेट की टेस्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ेब में हुई तो उसके बाद नेक्स्ट मई में होगी, मई में गुजर गई तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ के बाद जो है सितंबर में होगी, इसी तरह फिर नवंबर में। तो हर 3 महीने बाद जो है NTS वाले गेट की टेस्ट ले रहे होते हैं। अब इसका ओवरऑल प्रोसीजर क्या है गेट की टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अप्लाई किया आपने ऑनलाइन NTS की वेबसाइट पे। ठीक है, वहाँ जाके सर्च करेंगे कि गेट टेस्ट, तो आपके पास आ जाएगी NTS की वेबसाइट, उसको ओपन करेंगे। ठीक है, अपना जो है वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करके और उनका चालान है वो चालान पे करेंगे। चालान पे करने के बाद आप अपलोड करेंगे तो आपको स्लिप वगैरह मिल जाएगी, और जो भी फिर नेक्स्ट टेस्ट डेट होगी आप वो सिलेक्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं मई में देना चाहता हूँ, मगर मैंने अभी चालान पे कर दिया, और उसके बाद मैं जो है अगला सितंबर का स्लॉट रखवाना चाहूँ, नवंबर का, कहीं पे भी जो है मैं अप्लाई करके उस स्लॉट के अंदर जाके टेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से NTS की वेबसाइट पे जाएं, अपना चालान पे करें और डिटेल्स वगैरह करके अपनी जो है स्लिप आपकी आ जाएगी जब भी फिर टेस्ट करीब आएगी। अब इसके लिए क्या होता है हमारे पास, गेट की टेस्ट के लिए, गेट की टेस्ट भी अब 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, जनरल और सब्जेक्ट। ठीक है, 30% जनरल होती है और 70% सब्जेक्टिव होती है, मतलब वही 30 MCQs आपके जनरल होंगे और 70 जो है वो सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, ओवरऑल अब इसके लिए जो है ना 2 घंटे मिलते हैं 100 MCQs के लिए। 30 सब्जेक्ट्स में फिर सेम इंग्लिश होगी हमारे पास, इंग्लिश के अलावा जो है एनालिटिकल, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे आपके पास और साथ में जो है इंग्लिश होगी। अब सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में जब हम यूनिवर्सिटी की टेस्ट देने जा रहे थे वहाँ पे तो हमने ये डिस्कस किया कि जर्नल होगा कि मैं कोग्नोसी की देने जा रहा हूँ तो सिर्फ उसी की तैयारी करके जाऊँगा, और कोलाजी की टेस्ट देने जा रहा हूँ तो उसकी, मगर गेट में ऐसा नहीं है। गेट में जो है ना आपके जो 5 फार्मेसी के मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना सबके सब इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सबके सब इंक्लूडेड हैं और सबके सब का 20% आएगा, मतलब टोटल अगर आप 70% का ले रहे हैं तो इसमें से आपके 14 MCQs जो हैं ईच पार्ट से बन जाएंगे, मतलब 14 MCQs आपके अगर फार्माकोलॉजी से होंगे, 14 ही MCQs कोग्नोसी से होंगे, 14 ही फार्मास्यूटिक्स से होंगे। तो हर पार्ट जो है ना इस तरह 14 MCQs पे रिलाई करेगा, 5 हिस्सों में वो डिवाइडेड होंगे आपके टोटल MCQs। ठीक है, अब इसमें आपके पास कौन से आ जाते हैं, कोलाजी है, कोग्नोसी है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, इसके अलावा स्यूटिक्स है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। तो ये आपके पास ओवरऑल सब्जेक्ट हैं, सब में से 14 MCQs आएंगे, इनमें भी बेसिक होते हैं। और इसके लिए आप जो है ना NTS की वेबसाइट पे इनका वो फॉर्मेट अवेलेबल है जिसमें बताया गया है कि स्यूटिक्स अगर आपने पढ़ना है तो स्यूटिक्स के कौन कौन से चैप्टर, क्योंकि स्यूटिक्स तो 5 ईयर में बहुत ज़्यादा है, मगर इन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक बताए हुए हैं कि ये सॉल्यूशन वाला पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इनमें से ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, या इंडस्ट्रियल है अगर स्यूटिक्स में इंक्लूडेड तो उसमें आपके पास
कौन से प्रोसेसेस आएंगे। इसी तरह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपके पास एनालिटिकल भी है, ऑर्गेनिक भी है, मेडिसिनल भी है, उनकी पार्ट्स डिवाइडेड हैं। बताया है कि मेडिसिनल में कौन कौन से एसएआर आपने पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक के कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, एनालिटिकल के कौन से टॉपिक्स में क्रोमेटोग्राफी है, एनएमआर है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो वो सारा का सारा आप जो है ना स्कीम डाउनलोड कर लें, जिसमें हर पोर्शन डिवाइडेड है, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी, सब चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स कवर करके आने हैं गेट के टेस्ट के लिए। ठीक है, जब आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब आपने गेट की टेस्ट क्वालिफाई की और अगर कहीं पे गेट का क्राइटेरिया नहीं था, आपने जो है यूनिवर्सिटी की टेस्ट क्वालिफाई कर ली, तो उसके बाद होगा आफ्टर क्वालिफिकेशन आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में अब क्या चीज़ें होती हैं। इंटरव्यू में पहला तो आपका जनरल पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने फार्मेसी की, क्यों इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, क्या वजह है, मतलब क्यों आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, आप अगर फार्मास्यूटिक्स में आ रहे हैं, कोग्नोसी में आ रहे हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, दूसरा कि काम क्या करना चाहते हैं, कैसे काम करेंगे, कोई रिसर्च प्रपोज़ल है आपका या प्रोजेक्ट है आपका या कोई भी आइडिया है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब ये बेसिक 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपसे जनरली इंट्रो हुआ, उसके बाद कि आप किस तरह काम करेंगे, अब आपकी अवेलेबिलिटी, सब चीज़ें। और तीसरा जो है आपका अगर रिसर्च प्रोजेक्ट है, कोई भी रिसर्च प्रपोज़ल है अवेलेबल, तो वो आप डिस्कस करें। तो इसमें से जो है आपकी ओवरऑल क्वेश्चनिंग होगी। तो ये सब चीज़ें हैं अब हमारे पास एमफिल की टेस्ट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो गए होंगे। फर्दर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात इनमें से समझ में नहीं आई या कोई चीज़ आप फर्दर एलाबोरेट कराना चाहते हैं, तो आप लोग जो है मुझे बता दें और मैं जो है उसको फर्दर एलाबोरेट कर दूंगा या उस पर कोई और हम अलग से वीडियो बना लेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।